नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विजय पथ अकेडमी के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं निहाल जायसवाल आपको यहाँ पर साइंस की क्लासेस जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके पहले कि मैं सेशन अपना स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 11 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। तो यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं तो हमारे संस्थान को विजिट कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा संस्थान जो है श्री बुक डिपो के सामने 3A कॉम्प्लेक्स पर 3rd फ्लोर पर स्थित है। इसके अलावा यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जा करके विजयपथ अकेडमी के नाम से प्ले जो ऐप होगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर जो कि यहाँ पर दिया गया है 9179504900 इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा और 3 नंबर है, उस पर भी आप डिटेल ले सकते हैं। तो यदि ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो 50 रुपये में मिलेगी और ऑफलाइन जो सीरीज़ है वो 100 रुपये की पड़ेगी। तो आप इस पर ज़रूर इसका लाभ लें। यदि आपका जो सपना है वो एक पुलिस भर्ती के रूप में एक वर्दी चाहिए तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेशन को लेकर के। ठीक, यहाँ पर देखिए, पिछले 3 कक्षाओं में मैंने प्रकाश के परावर्तन, उसके संबंध में जितने भी चीज़ें हो सकती हैं उसको हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है। आज के वीडियो में मैं जो है अपवर्तन के संबंध में जो जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं डिटेल में आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास में। जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है वो है अपवर्तन। ठीक है, तो अपवर्तन से संबंधित है तो याद रखेंगे आप लोग अपवर्तन। ठीक, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन नहीं है, याद रखिएगा रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अपवर्तन जिसको कहा जाता है। तो अपवर्तन क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश के संबंध मतलब परावर्तन को देखा था कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से हम अपवर्तन को भी डील करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि अपवर्तन क्या है। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि अपवर्तन के क्या हैं, कितने नियम हो सकते हैं, किस कंडीशन में अपवर्तन जो है होगा, अपवर्तन की क्रिया से संबंधित कुछ चीज़ें, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अपवर्तन जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आज देखते हैं इसको। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है कि अपवर्तन क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, अब देख लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए अपवर्तन, अपवर्तन ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्या ये परावर्तन से संबंधित है? तो जैसा कि थोड़ा सा बेसिक अंतर आप समझ लीजिएगा परावर्तन और अपवर्तन के बीच। देखिए परावर्तन को मैं पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि जब जो प्रकाश की किरण है उसके माध्यम में परिवर्तन ना हो, माध्यम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और यदि निर्वात से प्रकाश की किरण जा रही है तो निर्वात में ही वापस आएगी, हवा से जा रही है तो हवा में ही आएगी, इसके अलावा जल से जा रही है तो जल में ही आएगी। और इसी तरीके से मैंने बात की थी, मतलब माध्यम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि आप अगर पेपर वगैरह देने जाते होंगे तो बस से जा रहे हैं तो बस से ही आएंगे, बाइक से जाते हैं तो बाइक से आएंगे। मतलब आपका जो माध्यम है, जो गाड़ी है आपका, वो आपका माध्यम है, आप लोगों ने चेंज नहीं किया। लेकिन यदि यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग, माध्यम चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बस से गए और वहाँ से किस में आ गए, गाड़ी में आ गए, या गाड़ी से गए बस में आ गए, तो ये वाली जो चीज़ होगी वो थोड़ी सी डिफरेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर समझिएगा कि अपवर्तन जो है वो परावर्तन से किस तरह भिन्न है, परावर्तन से अलग कैसे है। तो देखिए परावर्तन से अलग कैसे है, तो सबसे मेनली जो चीज़ है उसको याद रखेंगे, माध्यम में परिवर्तन होना। ठीक, परावर्तन में क्या होता था, माध्यम में मतलब बदलाव नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन की बात करें तो इसके लिए सबसे आवश्यक चीज है माध्यम में परिवर्तन। यदि माध्यम में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर अपवर्तन की घटना हो ही नहीं सकती। जैसे सघन माध्यम, विरल माध्यम अभी पढ़ेंगे कैसे कैसे माध्यम होते हैं, लेकिन यहां पर सबसे आवश्यक जो चीज है वो क्या है,
माध्यम में परिवर्तन। यदि माध्यम में परिवर्तन नहीं है तो वो क्रिया कौन सी है? परावर्तन कहलाएगी। ठीक, अब बढ़ते हैं इसी में अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन को याद रखिएगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, जब क्या होती है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं या गति करती हैं, तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। अब विचलित हो जाती हैं क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए, विचलन, प्रकाश में विचलन की भी घटना होती है, लेकिन यहाँ माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। एक ही माध्यम में होता है वो विचलन वाला, यहाँ माध्यम में परिवर्तन है। देखिए यहाँ पर इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब क्या हो रहा है? माध्यम परिवर्तित हो रहा है। दूसरी चीज कि यह अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो रही है? विचलित हो रही है। वास्तविक मार्ग से विचलन का मतलब क्या है कि जिस मार्ग में प्रकाश को जाना चाहिए था उस मार्ग से नहीं जा रही है, बल्कि उससे थोड़ा सा अलग हो रही है, मतलब उसका मार्ग जो है थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पर वास्तविक मार्ग से विचलित ये कितने कंडीशंस में होगा? तो ये दो तरीके से होता है। एक क्या होता है जिसमें हम कहते हैं वह अभिलंब के क्या हो जाती है? पास आ जाती है, या दूसरी कंडीशन जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यदि जो किताबों की भाषा में परिभाषा यदि देखा जाए यहाँ पर, तो क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने अभिलंब की ओर या तो झुक जाती है या अपने अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, मैंने कहा एक अभिलंब के पास और दूसरा अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, ये क्या चीजें हैं? इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैंने कहा अभिलंब से पास और अभिलंब से दूर, ये दो कंडीशंस होते हैं अपवर्तन में। एक तो होता है, देखिए अपवर्तन है, इसमें दो कंडीशंस होंगी, इसको ध्यान में आप लोग बिल्कुल रखिएगा। पहला देखिए, पहले में यदि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल में जा रही हूं, ठीक है, डेंस टू रेयर ये बोल सकते हैं। मतलब पहले क्या था, जो माध्यम था वो सघन माध्यम था। जैसे आप लोग जैसे जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बाजारों वगैरह में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, और उस बाजार से जैसे ही निकलते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा खाली स्थान ज़्यादा होता है। तो उसी तरीके से जो बाजार में जहाँ पर भीड़ जहाँ है बहुत ज़्यादा है वो क्या है? सघन माध्यम है। और जहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है वो कौन सा है? विरल माध्यम है। दूसरी चीज़ यदि बात करें हम लोग, एक को कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम से कहाँ पर? सघन माध्यम में जाए प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ विरल माध्यम से किस में जा रही है? सघन माध्यम में। अब दोनों कंडीशन में देखिएगा कि क्या चीजें होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक, जैसे आप लोगों ने स्कूल वगैरह में प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, एक कांच के गुटके वाले में, ठीक, कांच का गुटका जो होता है उसमें कांच का ऐसा गुटका रहेगा, या फिर उसको देख सकते हैं आप लोग पानी वगैरह में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी में आप सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का जो है पानी के तल से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है। दूसरी चीज़, यदि आपने कभी पानी में कोई छड़ डाली होगी तो छड़ जो है तिरछी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो अपवर्तन की घटना के नाम से ही होता है। अब देखिए सघन से विरल, तो प्रकाश की जो किरण होगी वो मान लीजिए ये कांच है, क्या है? कांच। तो प्रकाश की किरण इस कांच से होते हुए, ठीक, कहाँ पर जा रही है? ये वायु है, ठीक, हवा है यहाँ पर, और ये कांच है। अब देखिए हम लोगों ने परावर्तन में देखा था कि जहां पर किरणें जो है आपतित होती थी वहां पर हम एक अभिलंब खींचते थे, जो तल से क्या होता था?
लंबवत रहता था। तो यहाँ पर भी जहाँ पर ये किरण आपतित हो रही है, इस किरण के पास हम लोग एक अभिलंब खींच रहे हैं। क्या है? अभिलंब, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक, ये तो देखिए ये जा रहा है यहाँ पर अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच जो कोण होगा उसको हम बोलते हैं आई, और आई को हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपतन कोण की। किसकी? आपतन कोण। ठीक, इसको बोला जाता है आपतन कोण। अब यहाँ पर देखिए मैंने कहा सघन से विरल में जा रहा है, तो ये देखिए जब आप भीड़ में चलते हैं तो भीड़ में चलेंगे तो क्या होगा कि आप एकदम सट कर चलेंगे। मतलब सट कर चलेंगे का मतलब क्या है? अभिलंब से सट कर चलेंगे यहाँ पर सघन माध्यम, जब आप भीड़ में चलते हैं तब। लेकिन जैसे ही आप भीड़ से बाहर आते हैं तो क्या देखे होंगे कि आप थोड़ा सा दूर दूर चलने लगते हैं। उसी तरीके से जब ये सघन माध्यम से जाएगा, ये सघन माध्यम है कांच, और कांच से जब वायु में जाएंगे तो वहां पर स्पेस ज़्यादा मिलेगा। तो इस वजह से ये समझ लीजिए कि ये अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की किरण को जाना तो इस डायरेक्शन में था, कहाँ पर था? ऐसा जाना था इसको, लेकिन इस मार्ग से नहीं गई। ये क्या हो जाएगी? इस मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी और अभिलंब से ज़्यादा दूर चली जाएगी। तो ये इस तरीके से चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कोण है इसको हम लोग बोलेंगे आर। अब यहाँ पर आर जो है वो परावर्तन कोण नहीं है, परावर्तन कोण नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो आर को यहाँ पर क्या नाम देंगे हम लोग? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। आप लोग यदि यहाँ पर देख रहे होंगे तो क्या है, देखिए सघन से विरल में जा रहा है, और सघन से विरल में जा रहा है मतलब आपतन कोण से क्या हो रहा है? अपवर्तन कोण में चेंज हो रहा है। अब देखिएगा बेसिकली यदि देखा जाए तो यहाँ पर आई जो है, देखेंगे यहाँ पर आई को देखिए कोण के मान को, ये थोड़ा सा छोटा है, और आर का मान जो है थोड़ा सा बड़ा है। मतलब परावर्तन में हम लोगों ने एक नियम देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि आई का मान जो है आर के मान के बराबर था। यहाँ पर है क्या? बिल्कुल भी उसको अलग है। देखिए आर का मान यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है, आई का मान कम हो जा रहा है। तो दोनों में क्या है? अंतर। तो परावर्तन से यदि पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन कि अपवर्तन परावर्तन से किस तरह से भिन्न है। पहला, माध्यम में परिवर्तन होना, दूसरा माध्यम में परिवर्तन का ना होना, दूसरा मतलब तीसरा को इसमें दे सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो? बराबर हो। आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो है उसका मान भिन्न भिन्न हो। तो ये वाली जो कंडीशन है इसके हिसाब से आप उसमें कूट में दिया होगा तो चूज कर सकते हैं वहां से। तो ये वाला याद रखेंगे कि जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। इस कंडीशन को मैं याद रखने का आप लोग देखेंगे, याद तो इसको रखना ही है कि सघन से विरल किसमें जा रही है? सघन से विरल, तो ये क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। कैसे याद रखना है? जब आप भीड़ से बाहर निकलते हैं तो क्या होते हैं? थोड़ा दूर चलने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से याद रखना, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखते हैं हम लोग विरल से सघन माध्यम को। तो देखिएगा जैसा कि हम लोगों ने बताया यहाँ पर सघन से विरल माध्यम। अब दूसरी चीज क्या है? विरल से सघन माध्यम। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिएगा कि पहले क्या था? कांच से जो है ये वायु में जा रही थी। अब जो है हम बात करेंगे वायु से जब किस में जाएगी? ये कांच में जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि वायु से कांच में ही जाए। बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, वायु से जल में भी जा सकती है। तो जहाँ पर विरल से सघन माध्यम में जा रही है प्रकाश, तब क्या होगा? जनरली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर परावर्तन जब पढ़ते थे तो मैंने आपको वहाँ पर क्या बताया था कि एक अभिलंब ऐसा लेते थे। ठीक, तो ये अभिलंब है नॉर्मल जिसको बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण जो है ये आपतित होती है ऐसे। ठीक, अब इसको जाना किस चाहिए? किस साइड? इस साइड जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले वीडियो में ही, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो जाना तो कायदे से इसको इसी रेखा में जाना चाहिए, मतलब सीधी ही चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि वायु जो है वो विरल माध्यम है और दूसरा जो है कांच वो सघन माध्यम है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि आप बाजारों में जाते हैं तो भीड़ में आप क्या करते हैं? सट करके चलते हैं। तो सट करके चलने का मतलब है कि आप किससे सट कर चलेंगे? यहाँ पर ये क्या है? अभिलंब से सट कर जो है प्रकाश की किरण जाएगी।
मतलब अभिलंब की ओर क्या होगी, ज्यादा झुकेगी। ठीक है, तो प्रकाश की किरण को जाना उस साइड चाहिए था, लेकिन प्रकाश की किरण जो है वो गई कहाँ, इस साइड के पे गई है, ये याद रखेंगे, ऐसे चले गई। प्रकाश की किरण जो है आई इस साइड और गई इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण, जिसको आर से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा ये, अपवर्तन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। और जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो यहाँ पर हो जाएगा आई, जो है क्या, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण है। ठीक, तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें, यहाँ पर देखिए आई का मान ज्यादा है, आर का मान जो है कम है। चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर यदि बात करें, यहाँ आई का मान जो है कम है, आर का मान ज्यादा है। क्यों हो रहा है ऐसा, देखिए विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, और अभिलंब की ओर झुकने का मतलब है अभिलंब से कम दूरी पर होना, इसलिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। अब विरल माध्यम और सघन माध्यम वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया, और इसके हिसाब से यदि अब अपवर्तन की परिभाषा दी जाए तो अपवर्तन की परिभाषा क्या होगी, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब के पास आ जाती है। यह माध्यमों पर निर्भर करता है कि प्रकाश की किरण जो है अभिलंब के दूर आएगी या अभिलंब से पास आएगी। ठीक, इस चीज को आप लोग ध्यान में बिल्कुल रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में, कि जैसे परावर्तन के नियमों की हम लोगों ने बात की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग अपवर्तन के नियमों की बात करेंगे। ठीक, तो अपवर्तन के नियम में यहाँ पर देखिए अपवर्तन के नियम। ठीक, अपवर्तन का नियम क्या है, तो किस कंडीशन में अपवर्तन होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे परावर्तन का पहला नियम आप लोगों ने पढ़ा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर एक ही बिंदु पर होते हैं। यहाँ पर भी जो पहला नियम है उसमें सिर्फ आप लोगों को जो परावर्तन कोण था उसकी जगह पर क्या करना है, आपको अपवर्तित किरण, ये वाला बात होगा। तो देखिए यहां से ये हो जाएगा आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित। वहां पर क्या होता था, परावर्तित किरण, यहां पर अपवर्तित किरण व अभिलंब, और कौन सा, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक, अब इसको देखेंगे, देखिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूं, या फिर पिछले स्लाइड में चलते हैं जहां पर आपको स्पष्ट दिखेगा। देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ से किरण यहाँ से आ रही है और यहाँ को जा रही है, तो पहले आपतित किरण कौन सा है, ये वाला, और यहाँ पर ये अपवर्तित किरण है। यहाँ पर यदि बात करें तो ये जो है आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, ये रेड वाली। ठीक, अब देखिएगा तीनों जो है यहाँ पर इसी बिंदु पर आकर मिल रहे हैं क्या, और ये जो तल है, ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, ये तो ये जो है तल, और ये तल क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम को अलग करने वाली ये तल होती है। मतलब परावर्तन में एक ही तल होता था, यहाँ पर दो माध्यमों को क्या करने वाला, अलग करने वाला यह तल होता है, और उस तल में ये आपतन कोण दिख रहा है, मतलब आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों देखिए यहाँ पर एक ही बिंदु पर क्या है, स्थित है। इस चीज को देखेंगे, यहाँ पर भी यदि देखें तो ये अभिलंब जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, और जो दोनों येलो लाइन यहाँ पर दिख रही है वो यहाँ पर क्या करेंगी, एक दूसरे को, यहाँ पर मैं देखिए ये मैं यहाँ पे घेर रहा हूँ, यहाँ पर एक ही बिंदु पर क्या होगा, ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक, यहाँ पर भी मैं एक डायग्राम आपको बना देता हूँ, ये समझ लीजिए ये है तल, और इस तल पर ये हमारा क्या है, अभिलंब है, नॉर्मल। ठीक, इस साइड का माध्यम, ये है माध्यम 1 और ये है माध्यम 2।
अब क्या होगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिएगा, मैं बता रहा हूँ फिर। ये है आपतित किरण, जिसका इसके अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण। अब इसके बाद ये जो है प्रकाश की किरण जानी तो इस साइड चाहिए ऐसे, लेकिन ये मान लीजिए सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो कहाँ चली जाएंगी, इस तरह से अभिलंब की ओर सट जाएंगी या अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए आपतित किरण, ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तित किरण। कौन सा किरण, अपवर्तित किरण। और जो यहाँ पर येलो लाइन आपको दिख रही होगी ये है हमारा अभिलंब, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं और एन से डिनोट करते हैं। तो तीनों जो यहाँ पर है ये एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं इस तरीके से। तो आप लोग को क्या ध्यान रखना है कि तीनों जो है एक ही बिंदु पर होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अपवर्तन से आपको दो चित्र दे देगा। ऐसा मान लीजिए इसमें प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और ऐसा प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है और अभिलंब से ऐसे दूर हट जा रही है। मान लीजिए ये अभिलंब से दूर हट जा रही है। यहाँ पर आर का मान ज़्यादा है, आई का मान कम है। ये प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, किस माध्यम से किस माध्यम में, ऐसा पूछा जा सकता है। एक डायग्राम और दे देगा और बोलेगा कथन एक में कि ऐसे ये सघन से विरल में जा रही है, दूसरा डायग्राम दे देगा विरल से सघन में जा रही है। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट को आपको लेकर के चलना है, रटना नहीं है इस चीज़ को। यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया। अब दूसरा नियम इसमें है, जैसे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम थे, अपवर्तन से संबंधित भी दो नियम हैं, जिसमें अब यहाँ पर दूसरा जो नियम क्या कहता है उसको ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम हमारा कहता है कि प्रकाश की किरणें जब आपतित होती है तो आपतन कोण बना और दूसरा क्या बना, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो वहां पर कहा जाता है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया। और जया किसको बोलते हैं हम लोग, साइन वाला वैल्यू, साइन आई, ये हो जाएगा। और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, जया मतलब साइन आर। ठीक है, दोनों का अनुपात, अनुपात जो है वो एक स्थिरांक के बराबर होता है, स्थिरांक के बराबर होता है, बराबर होता है। क्या होगा, इसके बराबर होगा। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर आपको कई किताबों में इसको एन मिल जाएगा, बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। मतलब ये आई जो है ये क्या है, कोण है। कौन सा कोण है, आपतन कोण। और आपतन कोण के सामने साइन लिखा हुआ है मतलब आपतन कोण की जया, आर लिखा है मतलब अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण की जया। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे और इसको बोला जाता है स्नेल का नियम। किसने दिया था इस नियम को, इसको कहा जाता है हमारे स्नेल का नियम। इसको याद रखेंगे आप लोग, पूछा जा सकता है डायरेक्टली, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम, यहाँ पर लॉ ऑफ स्नेल ये बोल सकते हैं। तो साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन मतलब बराबर होता है न्यू के, और इस न्यू को ही, म्यू को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है, अपवर्तनांक। नया शब्द क्या आया, अपवर्तनांक। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक, यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो मैंने अभी अपवर्तन के क्या होते हैं, कैसा अपवर्तन होता है, उसके नियम क्या है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब एक कंडीशन पर और चलते हैं कि अपवर्तन कब नहीं होगा या अपवर्तन की घटना कब होगी। देखिए, दो सेक्शन में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, अपवर्तन की घटना घटित होगी और अपवर्तन की घटना घटित नहीं होगी। एक है अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना का होना या घटित होना। दूसरा है
अपवर्तन का ना होना कैसे होगा? तो देखिए, पहली चीज अपवर्तन की घटना का होना, तो यहां पर देखिए माध्यम में परिवर्तन आवश्यक है। माध्यम में परिवर्तन आवश्यक है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। माध्यम में परिवर्तन कैसे आवश्यक है बोल रहा हूं कि जैसे कि परावर्तन के नियमों में क्या होता था कि हवा से यदि प्रकाश की किरण आई है तो हवा में ही जाएगी, लेकिन यहां पर माध्यम में परिवर्तन हो, यदि हवा से आई है तो या तो सघन माध्यम में जाएगी, किसमें, या तो जल में जाएगी या कांच में जाएगी या कोई और अन्य माध्यम हो सकता है। ठीक, तो माध्यम में परिवर्तन आवश्यक है। अपवर्तन का ना होना, कब नहीं होगा अपवर्तन की घटना? पहला कंडीशन यहाँ पे याद रखेंगे, कब नहीं होगी अपवर्तन की घटना? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि माध्यम यदि परिवर्तन ना हो, माध्यम में परिवर्तन ना हो तब अपवर्तन की घटना नहीं होगी, घटना नहीं होगी। ठीक, आप लोगों ने इसको देखा होगा। दूसरा कंडीशन यहां पर देखिए कि अपवर्तन की घटना का होना कब होगा? ये देखिए, या तो आई जो आपतन कोण का मान है वो ज्यादा होगा किससे? अपवर्तन कोण से। या दूसरी कंडीशन हो सकती है इसी में यहां पर कि जो कोण आर है वो क्या हो? बड़ा हो कोण आई से। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि यदि आपतन कोण जो है ये बड़ा होगा अपवर्तन कोण से, ठीक, या फिर अपवर्तन कोण जो है ये बड़ा होगा आपतन कोण से। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोगों ने पिछले यहां पर देखिए स्लाइड देखिए एक बार, ये देखिए यहां पर देखिए आप लोग, जो यहां पर आई का मान है वो कम है किससे? आर के मान से। दूसरा कंडीशन यहां पर देखेंगे तो आई का मान जो है ज्यादा है किससे? आर के मान से। तो दोनों ही कंडीशन यहां पर है, तो इसलिए हमारा जो है यहां पर मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वो यहां पर दिख रहा होगा आपको। ये कंडीशन बना के पूछा जा सकता है कि कब जो है अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा? जब प्रकाश की किरण क्या है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तब क्या होगा? अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। जब सघन से किस में जाएगी? विरल माध्यम में। दूसरा, यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तब जो है आपतन कोण का मान क्या है? ज्यादा होगा। ठीक, तो ये वाली कंडीशन आप लोग याद रखेंगे। माध्यम में अपवर्तन का ना होने की कंडीशन क्या है यहाँ पर देखिए, तो माध्यम में अपवर्तन कब नहीं होगा? तो दूसरा यहाँ पर कंडीशन याद रखेंगे, जब आई बराबर क्या हो जाए? कोण आई बराबर आर। और ये कंडीशन कहाँ पे होती है? परावर्तन में। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा पहला लेक्चर तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि आई बराबर क्या होगा? आर होगा। ठीक, तब की कंडीशन में ये अपवर्तन की घटना नहीं है, क्योंकि अपवर्तन की घटना में क्या बोल रहा हूं मैं? आई ग्रेटर देन या तो आर होना चाहिए या आर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। आई बराबर यदि आर है तो वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं होगी। ठीक, तीसरी कंडीशन जो ये देखा जा सकता है कि अपवर्तन का ना होना, इसमें क्या देख सकते हैं? और तो तीसरी कंडीशन आप समझिए कि जब यहां पर आपका प्रकाश का आपतन कोण जो है आई जो है ये क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जीरो हो जाए तो क्या होगा? तो देखिए, अगर मान लीजिए जीरो है तो प्रकाश जो है मान लीजिए ऐसा है, और जीरो कहने का मतलब है अभिलंब के साथ कैसा कोण बनाए? 0 डिग्री का कोण बनाए। और 0 डिग्री का कोण कब बनाएगा? जब प्रकाश की किरणें जो है सतह पर कैसी आपतित हों? लंबवत आपतित हों। हम लोग कोण को कहां से मेजर करते हैं? अभिलंब से। और अभिलंब के संपाती ही अगर यहां पर क्या होती है देखिएगा, यहां समझिए, ये मान लीजिए अभिलंब है और अभिलंब के ठीक सीधे
अगर इस तरीके से मान लीजिए ये मेरा उंगली जो दिख रहा है ये अभिलंब है और ये प्रकाश की किरण है, ठीक ऐसे आपतित हो रही है। दोनों क्या है, एक दूसरे के संपाती हैं, समानांतर हैं और किरणें जो है आपतित यहाँ पर हो रही हैं। तो क्या होगा, अभिलंब से क्या बना रही है, कोण बना रही है क्या, कुछ ऐसा करूंगा तो थोड़ा सा कोण बनेगा, लेकिन अगर दोनों समानांतर हैं क्या होगा, कोण नहीं बनेगा। और चूंकि कोण नहीं बन रहा है इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई का मान 0 और ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। तो मैंने कहा है अभिलंब से और या तो झुकेगी या दूर हटेगी। तो इस कंडीशन में जो है, मान लीजिए ये कांच था, कांच के बाद फिर से क्या आ गया, वायु, ये वायु है, ये भी वायु है और ये कांच है, लेकिन प्रकाश की किरणें जो है मुड़ी क्या, नहीं मुड़ी। तो ये वाली जो घटना होगी इस पे क्या हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होगा। ठीक, मैंने अभी तक आप लोगों को बताया कि अपवर्तन कैसे होगा, क्या होगा। ठीक, अब चलते हैं, एक शब्द यहां पर हमारे पास आया था, देखिए ये वाला शब्द अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग किस पर, अपवर्तनांक पर। नया स्लाइड पे हेडिंग डालेंगे फिर से अपवर्तनांक, और नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में बाद में दिक्कत ना हो। अपवर्तनांक, ठीक, अपवर्तनांक किसको बोलेंगे, तो देखिए अपवर्तनांक जो है दो तरीके का होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं, एक को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे को बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब ये दोनों चीजें क्या हैं उसको जरा डिटेल में देखते हैं। एक को बोल रहा हूं मैं क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरे को मैं बोल रहा हूं कौन सा, सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, ये वाली कंडीशन। तो एक होता है जिसको मैं बोल रहा हूं निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा जो बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सापेक्ष अपवर्तनांक। यहां पर समझिएगा, इस वाले अपवर्तनांक में म्यू बराबर जो हो जाएगा c अपॉन वी। मतलब c क्या है यहाँ पर, प्रकाश की चाल निर्वात में और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसके बीच का जो अनुपात है उसको बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहने का मतलब है जहां पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का या दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे कि गति में आपने देखा होगा कि गति को हम सापेक्ष गतिविधि मानते हैं। कैसे सापेक्ष गतिविधि मानते हैं, देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे सामने से बस गुजर रही है, तो मेरे को क्या लगेगा, बस जो है गति कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो उस मतलब बस में जो व्यक्ति बैठा होगा मेरे को लगेगा कि वो व्यक्ति जो है गति कर रहा है, लेकिन मान लीजिए कि उसी बस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो व्यक्ति जो है उस बस को देख रहा है, मतलब उस व्यक्ति को देख रहा है, दूसरे व्यक्ति को, उसी बस के अंदर है, तो उसको क्या लगेगा, वो चल रहा है क्या उसके सापेक्ष, नहीं चल रहा है, वो तो सीट में बैठा हुआ है बस में। तो वही व्यक्ति जो मेरे को गतिशील लग रहा है वो उस व्यक्ति को क्या लग रहा है वहां पर कि वो गति नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ यहाँ, फर्क किसका चीज का हुआ, सापेक्षता का। मैं अपने सापेक्ष उसको देख रहा हूं और जो दूसरा व्यक्ति है जो बस में बैठा किसी अन्य व्यक्ति को देख रहा है वो अपने सापेक्ष देख रहा है। तो क्या हुआ वहां पर परिवर्तन, सापेक्ष में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी माध्यम के अनुकूल या उसके सापेक्ष जब किसी चीज की गणना की जाए तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसको जब जनरली ऐसा लिखा जाता है जैसे 2 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू 2 अपॉन म्यू 1। मतलब दूसरे माध्यम 2 का अपवर्तनांक, अपवर्त, देखिए अपवर्तनांक, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। अब इसके बाद माध्यम 1 का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, जब किसी माध्यम के सापेक्ष, यहाँ पर
माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकाला जा रहा है। तो माध्यम 2 कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। माध्यम 1 जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाएगा उसको नीचे में रखना है। क्या करना है? जिसके सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाएगा उसको नीचे में रखना है। और माध्यम का अपवर्तनांक कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखिएगा कि माध्यम का अपवर्तनांक मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा कि जो चाल होगी प्रकाश की चाल, उसको देखने में हाल ही में जो परिचालक का पेपर हुआ, परिचायक का, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला परिचायक वाला, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन है इसी अपवर्तनांक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि उसमें अपवर्तनांक के नंबर दिए गए हैं 1, 1.2, 2.3, 1.8 ऐसा करके, और पूछा गया कि किसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट चीज़ों के बारे में इसी में निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक को और डिटेल से हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक की और सापेक्ष अपवर्तनांक की। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहने का मतलब है जब वायु में प्रकाश की चाल को देखा जाए और किसी माध्यम में जो है प्रकाश की चाल, इन दोनों का जो अपवर्तनांक होगा उसी को हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को प्रकाश की चाल जो कि परावर्तन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रकाश की चाल जो है उसकी गणना करके हमको किसने बताया था पहले, कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपको बताना है प्रकाश की चाल के बारे में, जिन्होंने हम लोग को बताया था। ठीक, मैंने इसका ट्रिक के थ्रू एमसीक्यू में कवर किया है, पहले चैप्टर में भी बताया है। यहाँ पर समझिए, अब सबसे पहले कौन सा, निर्वात में प्रकाश की चाल, दूसरा जल में प्रकाश की चाल, जल में क्या, प्रकाश की चाल, इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल, और तीसरा जो है वो है हमारा कांच में प्रकाश की चाल। अब ये कितना कितना था, निर्वात में प्रकाश की चाल जो थी वो हमारे पास थी 3 लाख मीटर पर सेकेंड, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, दूसरा यहाँ पर हम लोग बात करें तो दूसरा जल में प्रकाश की चाल कितनी थी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी जो चीज़ थी यहाँ पर, तीसरे जो में कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से यदि देखेंगे तो थोड़ा सा एनालिसिस आप यदि करना चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, निर्वात जहाँ पर क्या है, विरल माध्यम है, जल उससे सघन माध्यम है, और जल से भी सघन कौन सा है, कांच। तो देखिए जैसे जैसे सघनता बढ़ती जा रही है, क्या, सघनता बढ़ती जा रही है, माध्यम की सघनता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्या प्रकाश की चाल पर, इसमें माध्यम की सघनता क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले निर्वात, फिर जल, फिर कांच। निर्वात मतलब हवा, हवा में सघनता उतनी नहीं होती है, जल में थोड़ी सघनता ज़्यादा हो जाती है, और कांच में सघनता और बढ़ जाती है। निर्वात मतलब हवा समझिए, ये हवा है, जल द्रव अवस्था, कांच ठोस अवस्था, तो सघनता इसमें बढ़ रही है। अब यहाँ सघनता जब बढ़ रही है तो देखिए प्रकाश की चाल में कुछ चीज़ें हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। यदि आप देखेंगे तो हवा में कितनी है, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कम हो गया 3 से। अब जैसे कांच में जाएंगे तो कांच में और कम हो गया, 2 लाख मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 2.25 और यहाँ पर 2 हो गया, मतलब प्रकाश के चाल में कमी आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से क्या चीज़ों को
समझना है कि यहाँ पर जो है प्रकाश की चाल में क्या हो रही है, कमी आ रही है। क्या हो रही है, कमी आ रही है। किस पे, प्रकाश की चाल में, प्रकाश की चाल में जो है कमी आ रही है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो इनवर्स यहाँ पर रिलेशन बन रहा है क्या, कि यदि सघनता बढ़ती है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से आप देखेंगे और इसी चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा था। माध्यम की सघनता, माध्यम की सघनता सीधे सीधे मतलब या फिर व्युत्क्रम संबंध होता है किसके साथ, इसका इसका व्युत्क्रम संबंध होता है किससे, प्रकाश की चाल से। प्रकाश की चाल से। किससे हो रहा है, प्रकाश के चाल से। कहने का मतलब यदि माध्यम की सघनता बढ़ती जाएगी तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। या यहाँ पर दूसरा भी देखा जा सकता है, या दूसरा भी आपको दिया जा सकता है कथन और कारण के संबंध में, कि यदि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो कम है तो उस माध्यम की सघनता क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी या स्थिर रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि प्रकाश की चाल यदि क्या हो रही है, कम होते जा रही है, कहने का मतलब माध्यम की सघनता क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो इस चीज को आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए प्रकाश की चाल कम हो रही है तो माध्यम का सघनता बढ़ रही है, या उल्टा भी कह सकते हैं माध्यम की सघनता बढ़ाते जाएंगे तो प्रकाश की चाल क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। दूसरी कंडीशन इसी में और देखते हैं कि प्रकाश की चाल को क्या कर दीजिए, या फिर माध्यम की सघनता को कम कर दीजिए। कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कूट और कथन वाले कारण में, मतलब कथन वाले क्वेश्चन में। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, देखिए कथन कहा जा रहा है माध्यम की सघनता, माध्यम की सघनता बढ़ने पर प्रकाश की चाल कम होने लगती है। कारण के रूप में यदि ये भी दिया जा सकता है, प्रकाश की चाल माध्यम पर, माध्यम में, सॉरी, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, यहां पर देखिए माध्यम की सघनता बढ़ने पर प्रकाश की चाल कम होने लगती है, यहां से दिख रहा है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है कि माध्यम किस तरीके का है, सघन है, विरल है, तो उसके हिसाब से प्रकाश की चाल जो है डिफर करेगी या अलग अलग हो सकती है। तो ये वाला जो कथन है और कारण है, तो ऐसा दिया जा सकता है कि कथन सही है, कारण गलत है, कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन गलत है, कारण सही है। ये वाली जो चीजें हैं, और चौथा ऑप्शन दिया जा सकता है इनमें से कोई नहीं। कथन कारण वाले क्वेश्चन आजकल एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, अच्छे तरीके से पूछे जा रहे हैं, डीपली जाकर पूछ रहा है व्यापम, तो आप इस चीजों को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर, जो हम पढ़ रहे थे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बीच में ये चीजें आई तो मैंने उसको बता दिया। अब देखिए प्रकाश की चाल मैंने बताया। अब प्रकाश की चाल, अब जनरली हम लोग रटते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकालिए। वायु के
सापेक्ष क्या होगा, म्यू बराबर 1.5 ऐसा याद होगा आपको। लेकिन हम इसको याद नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए कांच का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखिए ये इसको मिटा दे रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ अलग मान भी आ सकता है। तो देखिएगा वायु के सापेक्ष मतलब ऐसा बोला जा रहा है, कांच का अपूर्णांक मतलब ग्लास का अपूर्णांक निकालना है, वायु मतलब एयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैंने कहा जिसके सापेक्ष बोला वो नीचे जाएगा, तो म्यू ए बराबर म्यू जी। ठीक, म्यू जी मतलब कहने का मतलब यहां पर क्या है, म्यू जी जो है ये प्रकाश का कांच में चाल, प्रकाश का कांच में चाल बटे प्रकाश का वायु में चाल। ठीक, प्रकाश का कांच में चाल कितना होता है, 2.25 मीटर, मतलब 2.25 लाख या गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, प्रकाश का चाल वायु में, तो वायु में कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही था। अब देखिए यहां पर यदि हम लोग इसको निकालें तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा कि यदि यहां पर कटाया जाए तो 10⁸ और 10⁸ मीटर पर सेकेंड कट जाएगा। अब बचा कितना, 2.25 बटे 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 225 बटे 300। ठीक, यदि हम लोग इसको कटाना चाहें, ठीक, तो 25 से काट सकते हैं, 25 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, या 75 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। ठीक, यहाँ पर यदि आप लोग काटे 25 से कम हो जाएगा, 25 दूनी हो जाएगा 50। ठीक, अब इसके बाद आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25 निया हो जाएगा, क्या 25 × 225 निया। अब इसको काटेंगे और काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, 3 तिया 3 चौक 12, 3.4 इसका अपूर्णांक आया, कितना आया, 3.4। यदि इसका अपूर्णांक यदि हम लोग निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये इसकी वजह से आ रहा है, बाकी आप लोग देखेंगे जब न्यूमेरिकल वगैरह में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि माध्यम का अपूर्णांक, किसी भी माध्यम का अपूर्णांक यदि पूछा जाता है आपसे तो कैसे निकालेंगे। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा अपूर्णांक का। तो अपूर्णांक के संबंध में आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ों के अपूर्णांक आपको याद रख लेने हैं, याद रखना है मतलब कैसे निकाला जाएगा इनको, ये देखिएगा। तो इनको इस तरीके से निकाला जाएगा जैसे मैंने अभी पिछले रूप में बताया है कि प्रकाश की चाल और माध्यम का अपूर्णांक, ये U/C/V, ये भी आप लोग निकाल सकते हैं इससे, या फिर ये ऐसा 1/2, तो μ2/μ1, मतलब 2 का 1 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहा जाए, यहाँ पढ़ कैसे रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे, 2 का 1 के सापेक्ष अपूर्णांक, तो μ2/μ1, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस अपूर्णांक से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें और हैं, उनको हम लोग और ध्यान से समझते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये क्या होता है भाई, उत्क्रमणीयता बोल रहे हैं मतलब रिवर्सिबल जो हो जी। ठीक है, तो रिवर्सिबल कैसे होगा, देखिए कि जैसे आप एक चीज़ है, उस चीज़ से क्या बनाए, दूसरी वस्तु बना लिए। अब इस दूसरी वस्तु को जब तोड़े तो ये पहली वस्तु आ गई। इसी तरीके का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय प्रोसेस कहते हैं। जैसे
उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्या होता है? उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ये होता है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं, आप लोगों ने देखा ही होगा। ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जैसे कि यहाँ पर माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा ये बराबर होगा किसके? माध्यम ऐसा 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के। क्या होगा? माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक के। मतलब दोनों के बीच कैसा संबंध है? इनवर्स संबंध है। अब यदि यहाँ पर देखा जाए तो जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ऐसा ले सकते हैं, क्या होगा कि जैसे डेंसर माध्यम का अपवर्तनांक जो है, या फिर सघन माध्यम का अपवर्तनांक यहाँ पर समझिए, जैसे म्यू जो है वाटर का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष, और दूसरा जो है ये कहा जाए ग्लास का जो है अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष, ये होगा। तो ग्लास का वाटर के सापेक्ष, तो इसमें यदि हम लोग निकाले तो क्या हो जाएगा? म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू होगा। दूसरा ये वाला हो जाएगा म्यू डब्लू बटे म्यू जी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो यदि हम लोग इसको 1 बटे म्यू जी इज इक्वल टू डब्लू कर दें तो क्या हो जाएगा? ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू, ये होगा क्या? तो दोनों ही वैल्यू देखिए, ये मान लो 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो 1 और 2 को देखेंगे तो म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू, म्यू जी अपॉन म्यू डब्लू, ये हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर इसको यदि हम लोग लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, क्या? म्यू डब्लू जी बराबर 1 अपॉन ये है म्यू जी इज इक्वल टू डब्लू। तो क्या हो जाएगा ये? आगे इसको और यदि हम लोग करते हैं तो इसको इधर पक्षांतर कर दें, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू डब्लू मतलब ये जी, ये इधर पक्षांतर होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। गुणित कर दिए हम लोग, क्या हो जाएगा? म्यू जी इज इक्वल टू डब्लू बराबर 1। तो इस तरीके से ये 2 माध्यमों के लिए है। 3 माध्यमों के लिए भी आप निकाल सकते हैं कि पहले कांच में गई, कांच से वायु में, वायु से जल में, तो उसके लिए उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होगा? इस उत्क्रमणीयता के सिद्धांत को इसलिए याद रखना है आपको ताकि जब न्यूमेरिकल दिया जाए तो आप लोगों से इजिली बन जाए। ये वाला हम लोग को याद रखना है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग कुछ चीज़ों को और देखते हैं, जिसमें यहाँ तक तो हो गई, हम लोगों ने बात कर ली किसके? अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियमों की, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसकी बात कर ली। अब इसके बाद मैंने इसमें कुछ और चीज़ें बताई कि सघन माध्यम है तो सघनता बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? प्रकाश की चाल जो है कम होती जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने डील कर लिया है। अब इसके बाद कुछ चीज़ों की और बात कर लेते हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विचलन कोण के संबंध में। कौन सा? विचलन कोण। ये क्या होता है सर? ये जो पूछ रहे हैं समझिएगा, मैं आपको इसके लिए पहले स्लाइड जो यहाँ पर हमारे द्वारा जो बनाया गया था उस पे लेके चलता हूँ। ये देखिए हमारा जो यहाँ पर क्या हो रहा है डील, देखिए प्रकाश की किरण को जाने किस साइड चाहिए थी? ये रेड वाला जो लाइन दिख रहा होगा वो, लेकिन प्रकाश की किरण क्या हो गई? इस साइड चली गई। तो जो बीच का एंगल जो चेंज हुआ, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या मानेंगे? डेल मानेंगे। और डेल का मान क्या हो सकता है? आर में यदि मैं आई घटा दूं, क्योंकि ये आई के बराबर ही होगा ना। देखिएगा ये यहां पर समझिए, ये प्रकाश की किरण मतलब ये तल है। कौन सा तल है? ये तल है। इस ओर का जो माध्यम है ये है वायु, और इस ओर का जो माध्यम है वो है कांच। जहां पर वायु जो है, वायु से क्या हो रही है? प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में जा रही है।
अभिलंब है यहाँ पर, यह अभिलंब ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। ठीक, इसको नॉर्मल बोलते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब प्रकाश की किरण जो है, दूसरे कलर से लेते हैं, ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है। ठीक, कायदे से इसको जानी तो ऐसे ही चाहिए, अब सीधा ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहाँ पर प्रकाश इस एंगल पर नहीं जाएगा, जाना इस साइड ही था ऐसे, लेकिन प्रकाश इस रेखा का पथ का अनुसरण नहीं करेगी, बल्कि कहाँ से जा रही है? वायु से कांच में। मतलब वायु क्या है? विरल माध्यम है, और कांच क्या है? सघन माध्यम है। और मैंने कहा है कि जब आप बाजार में जाते सट के चलते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो बाजार में अब जाएंगे तो क्या होगा? भीड़ में आप सट करके चलते हैं, भीड़ में, तो सट करके किससे चलना है? अभिलंब से। तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? ये सट जाएगी, या अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? इस तरीके से ऐसे, ये मैं दूसरा कलर लेता हूँ उसको येलो कलर में, ये हो जाएगी ऐसे, इसको बोलेंगे हम लोग आर, और ये जो है आई। तो यहाँ पर देखिए आई का मान जो है वो आर के मान से बड़ा दिख रहा है। क्या आई का मान क्या है? कोण आई का मान कोण आर के मान से क्या है? बड़ा है। तो इनके बीच का जो अंतर है वही क्या है? हमारा विचलन कोण। विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डेल से। किससे डिनोट करते हैं? डेल से। तो डेल बराबर यहां पर कौन सा मान ज्यादा है? आई, आई माइनस आर। ये कौन से कंडीशन में? जब विरल से सघन में जाए। ठीक, दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में बात करते हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं विचलन कोण। मतलब जो प्रकाश की किरण है वो अपने मुख्य मार्ग से कितनी विचलित हुई। तो अभिलंब से जो कोण उसको हम लोग देखेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे? विचलन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये विचलन कोण कहाँ है? अभिलंब वाला। तो आर माइनस यदि आई कर दिया जाए, सॉरी आई माइनस आर कर देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। क्या? इतना एंगल, वही विचलन कोण है। ठीक, अब समझिएगा, यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। यहाँ हम लोगों ने बात की विरल से सघन। अब देखते हैं सघन से विरल। सघन से किस में जाए? विरल में जाए। तो सघन से जब विरल में जाओगे आप लोग, क्या होगा? ये मान लीजिए हमारा तल, सघन से विरल मतलब ये कांच है, और कांच से कहाँ जा रहे हैं? वायु में जा रहे हैं। तो कांच से जब वायु में जाओगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या चीजें होंगी वो देखते हैं। ये हमारा अभिलंब, प्रकाश की किरण ले लेते हैं, ये हमारा प्रकाश का किरण, ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, जाना तो कायदे से इस साइड चाहिए प्रकाश की किरण को, ये हमारा आई है। ठीक, दूसरा कायदे से जाना तो उस साइड चाहिए था इसको, लेकिन ये क्या हो जाएगी? ये लो, ये इस साइड जानी चाहिए, लेकिन अब सघन माध्यम से कहा जा रही है? विरल माध्यम में। मतलब बाजार से निकल करके आप खुले ग्राउंड पे आ गए, समझ लीजिए। क्या होंगे आप? दूर दूर चलेंगे, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर। ये क्या हो जाएगी? अभिलंब से इस ओर जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? ऐसा दूर निकल जाएगी। तो अब देखिए आई का मान कम हो गया, आर का मान क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पर डेल क्या हो जाएगा? आर माइनस आई। क्या हो जाएगा? कोण आर माइनस कोण आई। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे कोण आई माइनस कोण आर था, यहाँ पर डेल क्या है? कोण आई माइनस आर, और यहाँ पर क्या है? डेल बराबर आर माइनस आई। कहने का मतलब ये है कि जहां पर जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो विचलन कोण का मान आई माइनस आर होगा। मतलब आई ज्यादा होगा, आर कम होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है? आर ज्यादा है, आई कम है। अभिलंब से बहुत दूर हट गई ना, और दूर हटेगी मतलब अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा। तो इसलिए डेल का मान क्या हो जाएगा? आर माइनस आई। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको कथन कारण वगैरह वाले क्वेश्चन में बना करके आपसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं अब आगे, और इसी में अपवर्तन कोण हो गया हमारा, ये हो गया। अब इसके बाद इसी में एक और चीज याद रखेंगे आप लोग। देखिए जो हमारा अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक पढ़े यहाँ पर, अपवर्तनांक के संबंध में एक चीज याद रखेंगे, अपवर्तनांक
अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक जिसका मान लीजिए ज्यादा है तो वहां पर प्रकाश का वेग क्या होगा? तो अपवर्तनांक हम लोगों ने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है C/V, म्यू बराबर C/V। इससे भी देख सकते हैं आप लोग कि अपवर्तनांक यदि ज्यादा तो वेग क्या होगा? कम होगा। अपवर्तनांक ज्यादा कहने का मतलब क्या है? सघन माध्यम उसकी ज्यादा है, समझ लीजिए। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वेग, उसमें प्रकाश का वेग क्या होगा? कम होते जाएगा। यदि अपवर्तनांक कम है तो वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है? अपवर्तनांक और वेग के बीच जो है इनवर्स संबंध है। अपवर्तनांक और वेग के बीच क्या है? इनवर्स संबंध है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अपवर्तनांक बराबर 1/, प्रकाश का वेग। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश का वेग कम होगा। दूसरा, यदि अपवर्तनांक जो है कम है तो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। और इसी से रिलेटेड आपका अभी प्रयोगशाला परिचायक में क्या दिया गया था? इसी में आपको क्वेश्चन दिया गया था इसी से जोड़ करके, ये ठीक। तो प्रयोगशाला परिचायक में दिया गया था क्वेश्चन, 5 ऑप्शन दिए गए थे, 1.0, 1.2, 1.5, 2 कुछ था समथिंग, और 1.6 या 8 था। इनको सही क्रम में जमाना था। तो देखिए, अपवर्तनांक किसका? वेग के क्रम में दिया था आपको, अपवर्तनांक दिया था और अपवर्तनांक के हिसाब से क्या जमाना था आप लोग को? वेग के हिसाब से जमाना था। तो देखिए, यहाँ पर यदि अपवर्तनांक जिसमें कम होगा वेग उसमें क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें वेग क्या होगा? ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद यदि बात करें तो उसके बाद इसमें वेग थोड़ा सा ज्यादा होगा, उसके बाद ये आएगा, फिर 1.6, 1.8 और ये 2 लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से आपको प्रयोगशाला परिचायक में जोड़ करके दिया गया था क्वेश्चन। आपको याद क्या रखना है? तो आपको याद रखना है ये टर्म। कौन सा? अपवर्तनांक जो है प्रकाश के वेग के क्या होता है? विपरीत होता है। दूसरी चीज यहीं पर एक और याद रखेंगे कि जो प्रकाश की चाल है, ठीक है, प्रकाश की चाल होती है या तरंग है प्रकाश। तो प्रकाश यदि तरंग है तो तरंग से भी तो अपवर्तनांक का संबंध होगा ना? बिल्कुल होगा। तो जैसे म्यू जो है ये 1/λ होता है, 1/λ होता है। मतलब अपवर्तनांक का तरंग दैर्ध्य से कैसा संबंध है? तरंग दैर्ध्य जो है जितना ज्यादा होगा अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। या किसी पदार्थ का, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है प्रकाश वाले चैप्टर में, मैंने पढ़ाया है कि प्रकाश में रंग कितने होते हैं? 7। और 7 रंगों में मैंने बताया है लाल रंग जो होता है इसका अपवर्तनांक, मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ये क्या है? होता है ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। तो इसके लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? सबसे कम होगा। क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। दूसरा यहां पर याद रखेंगे, बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए तरंग दैर्ध्य क्या है? सबसे कम। तो अपवर्तनांक इसका क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा इसका? सबसे ज्यादा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के सातों रंगों को अपवर्तनांक के अनुसार
या तो पूछा जाएगा बढ़ते क्रम में, किसमें पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा बढ़ते क्रम में, या पूछा जाएगा घटते क्रम में। ठीक, जैसे कि बैजानी हपी नाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है आपको लेक्चर वीडियो में, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए, प्रकाश के रंगों में क्या है, बैजानी हपी नाला, ठीक है, विबग्योर बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये हो जाएगा ग्रीन, येलो, नारंगी, ऑरेंज और लाल, लाल को याद रखेंगे रेड। ठीक, तो यदि इसके लिए अपूर्णांक वाला यदि देखा जाए तो म्यू वी होगा, म्यू आई होगा, म्यू बी होगा, म्यू जी, म्यू वाई और म्यू ओ और म्यू आर। ठीक, ये होंगे इसके अपूर्णांक। अब देखिए, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा लाल का, तो अपूर्णांक सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का। तो इसमें क्रम क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बढ़ते क्रम में जमाना है तो सबसे छोटा आएगा, क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में म्यू आर, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, अपूर्णांक जो है सबसे कम होगा ना, ये ऐसा रहेगा इसका सिंबल, ये ठीक। यहाँ पर म्यू आर लेस देन होगा किससे, म्यू ओ से, म्यू ओ लेस देन किससे होगा, म्यू वाई से, उसके बाद लेस देन किससे होगा, म्यू जी से, म्यू जी किससे लेस देन होगा, म्यू बी से, म्यू बी से उससे लेस देन किससे होगा, म्यू आई से, और सबसे ज़्यादा अपूर्णांक किसका हो जाएगा हमारा, म्यू बी का। ठीक, यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनमें आप लोग को ध्यान में रखना है ये ठीक, यहाँ पर हमारा जो ये वाला एंगल है ये इसके लिए है, बढ़ते क्रम के लिए। ठीक, अब बात करते हैं घटते क्रम के लिए, तो क्या हो जाएगा, घटते क्रम में जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये V होगा ना, ये क्या होगा हमारा V आएगा लास्ट में, सबसे ज्यादा किसका, वायलेट, बैंगनी रंग का। अब यहाँ पर यदि पूछा जाए कि अपूर्णांक के अनुसार घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा वाला रहेगा, तो वायलेट सबसे ज्यादा, इससे फिर कौन सा होगा, इससे अगर बात की जाए बढ़ते क्रम में जमाना है तो इसके बाद कौन सा आएगा, सॉरी घटते क्रम में, इसके बाद कौन सा आ जाएगा हमारा म्यू आई, जस्ट इसी को क्या कर देना है, विपरीत कर देना है, और लास्ट में हमारा कौन सा आ जाएगा, म्यू आर। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में लेकर के चलना है। ठीक, आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें जो है यहाँ तक समझ में आई होंगी। यदि वीडियो समझ में आ रही है, आपको पसंद आ रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमारे विजय पथ एकेडमी का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ों में डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।